एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस नोट्स में आपको एनसीईआरटी का एक एक वर्ड मिलेगा जो भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो इस नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना, और अगर तुमने इन नोट्स को पढ़ लिया तो तुम्हारा एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से तो नहीं रहेगा। तो मैंने इस चैप्टर को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि आपको हर टॉपिक इंडिविजुअली समझ में आ जाए और आप हर एक क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सको। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो पार्ट 1 दैट इज़ द फ्लावर, द मेन स्टेज। तो हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं, जिनको हम एंजियोस्पर्म्स भी बोलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्लावर्स आर नॉट जस्ट फॉर एस्थेटिक्स। ठीक है, तो फ्लावर सिर्फ एस्थेटिकनेस दिखाने के लिए नहीं है कि हम बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लग रहा है, नो, ये उसके लिए नहीं होता खाली। दे आर द रिप्रोडक्टिव हब्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं, ये उनका रिप्रोडक्टिव हब होता है, यानी कि इनके अंदर ही रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है। जैसे ह्यूमंस के लिए अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ऐसी जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो भी परफॉर्म होते हैं वो सारे फ्लावर्स के अंदर होते हैं। अ टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 रोल्स, मतलब कि फ्लावर के पास क्या होता है, 4 तरीके के रोल्स होते हैं। सो बट वी केयर अबाउट स्टार प्लेयर्स दैट इज़ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, मतलब कि 4 मेन पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा किसकी बात करते हैं, एंड्रोशियम की और गाइनोशियम की। एंड्रोशियम इज़ फॉर मेल एंड गाइनोशियम इज़ फॉर फीमेल पार्ट। अब हम लोग बात करते हैं द मेल कंपोनेंट्स दैट इज़ स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स। इसके सारे टॉपिक आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, और इन नोट्स के बाद जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ईजिली सबको समझ में आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं मेल कंपोनेंट्स, जिसमें हमें स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अ स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें ड्रॉ करके बताती हूँ कि जो मेल कंपोनेंट है वो कैसा दिखता है। तो अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेमेन। तो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, यही है स्टेमेन का स्ट्रक्चर, जिसमें ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं एंथर, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। तो चलो जल्दी से इसको पढ़ते हैं। तो पहले हम बात करते हैं फिलामेंट की, डेट इज़ द लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक, ये जो कि एंथर को सपोर्ट करती है, और ये स्टेराइल होती है, यानी कि ये रिप्रोडक्शन नहीं करती है, ये बस एंथर को सपोर्ट करती है। अब हम बात करते हैं एंथर की, द फर्टाइल बाइलोब स्ट्रक्चर। बाइलोब का मतलब 2 लोब्स, जैसे एक लोब ये रहा और दूसरा लोब ये रहा। ठीक है, एंड डायथीकस, यानी कि ईच लोब हैज़ 2 थीकास पॉकेट्स टॉप पार्ट, मतलब जो ये देख रहे हो तुम, ये एक लोब हो गया और ये जो है ये सेकंड लोब हो गया। जैसे ये एक लोब है और ये सेकंड लोब है, तो इसके अंदर भी 2-2 थीकास प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से हम इसको डायथीकस बोलते हैं, या फिर हम इसको टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोलते हैं। अब बोर्ड अलर्ट देख लो, अ डायथीकस बाइलोब एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट, जो कि मैंने आपको बता दिया, यानी कि कंटेन करता है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सैक। ये माइक्रोस्पोरेंजिया ही आगे जाके पोलन सैक बन जाता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, डेट इज़ माइक्रोस्पोरेंजियम लेयर। ठीक है, तो इसको देखते हैं, जिसमें हम आउटर से इनर तक जाएंगे, यानी कि सबसे बाहर फिर उसके अंदर इस तरीके से हम लोग जाने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि माइक्रोस्पोरेंजियम ही आगे जाके पोलन सैक बनता है, और इसके अंदर ही क्या फिल होते हैं, पोलन ग्रेन्स फिल होते हैं। तो सबसे पहली लेयर है एपिडर्मिस। ठीक है, तो ये सिंगल आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, यानी कि जो अंदर, इसके अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ना इस लेयर के अंदर डेवलप हो रहे होते हैं। तो फिर ये क्या करती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और ये सिंगल लेयर होती है, कौन सी, एपिडर्मिस। और हम इसे नाम से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि एपी यानी कि सबसे बाहर या सबसे ऊपर। अब हम सेकेंड बात करते हैं एंडोथीशियम। तो ये फाइब्रस लेयर होती है, जो कि एंथर को स्प्लिट होने में, यानी कि डिहाइसेंस होने में हेल्प करती है, जब एंथर जो है वो मैच्योर हो जाता है। देखो, जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो वो फटता है, जिसको हम डिहाइसेंस बोलते हैं, और उसी में हमें हेल्प करती है एंडोथीशियम। फिर हम मिडल लेयर की बात करते हैं, जो कि थर्ड लेयर है। ये डीजनरेट होती है मैच्योरिटी पे, ठीक है, यानी कि ये टूट जाती है। फिर फोर्थ लेयर इज टेपिटम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए। इट नरिशेज द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, जो अंदर पोलन ग्रेन बन रहा है उसको नरिशमेंट देती है, उसको पूरे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो आगे जाके बड़ा हो सके और एक मैच्योर पोलन ग्रेन बन जाए। इट्स सेल आर डेंस विद साइटोप्लाज्म, मतलब कि जो इसके सेल होते हैं उसका क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और यूजुअली मोर देन 1 न्यूक्लियस भी इसमें प्रेजेंट होता है। तभी तो ये पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का पार्ट। तो हाउ पोलन इज मेड, तो यानी कि पोलन ग्रेन्स बनते कैसे हैं, ये उसी के प्रोसेस की बात हो रही है। जो माइक्रोस्पोर है हम उसी को पोलन ग्रेन्स बोलते हैं, एंड जो जेनेसिस है इसका मतलब है फॉर्मेशन। तो हम पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन देखने वाले हैं कि ये कैसे होती है।
एक जो यंग एंथर होता है उसके अंदर क्या होता है, क्लस्टर ऑफ कॉम्पैक्ट सेल्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि डेंसली अरेंज्ड होते हैं, होमोलोगसली वो अरेंज्ड होते हैं, यानी कि सारे सेल एक जैसे होते हैं और बहुत ही अच्छे से वो अरेंज होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, क्योंकि आप जानते होंगे सेल से मिलकर ही टिश्यू बनता है। अब ज़रा हम इस प्रोसेस को देख लेते हैं कि ये होता कैसे है। तो सबसे पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल, या जिन्हें हम एमएमसी भी बोलते हैं, या फिर पोलन मदर सेल, ठीक है, जो कि स्पोरोजीनस टिश्यू में ही होते हैं। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल क्या करते हैं, मियोसिस कर लेते हैं। क्या करते हैं, मियोसिस कर लेते हैं। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं डिप्लॉइड, यानी कि 2n होते हैं। मियोसिस करने के बाद ये क्या हो जाते हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं। और क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं, यानी कि 4 माइक्रोस्पोर आपको दिखेंगे। अब कैसे दिखेंगे देख लो, ये कुछ इस तरीके से बन जाते हैं। इस तरीके से आपको कॉम्पैक्टली अरेंज्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड दिखेगा, जो कि सारे के सारे हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जब हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया, जिसकी क्या हो गई, 4n हो गई, मतलब कि इस तरीके से होते हैं। और ये क्या हो गए, 4 माइक्रोस्पोर ऐसे अरेंज हो जाते हैं जो कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना देते हैं। और हर एक की प्लॉइडी क्या होती है, n होती है, यानी कि हैप्लॉइड होती है। तो इसके मिलके ये 4n बन जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि जो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है इसमें से सारा पानी जो होता है वो निकल जाता है और ये इसके अंदर थोड़ा सा भी मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होता। फिर उसके बाद जब ये मैच्योर होता है तो ये डिसोसिएट होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं, 4 पोलन ग्रेन बन जाते हैं। यानी कि एक पोलन मदर सेल से या एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपको 4 पोलन ग्रेन्स मिल जाते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दी पोलन ग्रेन। अब देखो हमने पोलन ग्रेन्स भी बनवा लिए हैं, ठीक है, जो कि होते हैं मेल गैमेटोफाइट, ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है। तो पोलन ग्रेन्स के पास क्या होती है, डबल लेयर होती है। जैसे हमने देखा माइक्रोस्पोरेंजियम के पास 4 लेयर्स होती हैं, ऐसी पोलन ग्रेन्स के पास कितनी लेयर होती है, 2 लेयर्स होती है, ठीक है, स्पोरोडर्म। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। तो पहली लेयर होती है जो कि आउटर लेयर है, एक्जीन, ठीक है, आपको पता भी चल रहा होगा एग्जिट। तो एग्जिट से याद रहेगा कि एक्जीन यानी कि बाहर वाली लेयर, एंड इन टाइम दैट इज़ इनर वाली लेयर। तो एक्साइन क्या होती है, ये हार्ड लेयर होती है, ठीक है, और ये बाहर की लेयर होती है जो कि स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है स्पोरोपोलिनिन के ऊपर कि जो एक्जीन लेयर होती है वो किससे बनी हुई होती है, या फिर ये इतनी ज़्यादा हार्ड क्यों होती है, क्योंकि ये स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई होती है, जो कि टफेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि किसी से भी डिग्रेड नहीं हो पाता, ठीक है। हाई टेम्परेचर में भी ये सर्वाइव कर लेता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में भी, एंजाइम्स में भी। तो कुछ भी इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, कोई भी इस स्पोरोपोलिनिन को तोड़ नहीं सकता है, इसलिए एक्जीन इतनी ज़्यादा हार्ड होती है। अब देखो इसमें एक जंप पोर भी होता है। अब वो जंप पोर क्या होता है, एक्जीन के ऊपर वो एरिया जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होगा उसको हम जंप पोर बोलते हैं, ठीक है। दिस इज़ वेयर द पोलन ट्यूब पीप्स आउट, यानी कि ये वो एरिया होता है जहाँ से जो पोलन ट्यूब होती है वो रिलीज़ हो जाती है, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन को तोड़ना तो बहुत मुश्किल होता है, तो जो होल होता है उसी में से पोलन ट्यूब निकल जाती है। अब हम बात करते हैं इंटाइन की, जो कि इनर वॉल है, ठीक है, इन यानी कि अंदर। तो अब देखो ये थिन होती है, कॉन्टिन्यूस लेयर होती है। देखो जैसे एक्जीन देखा तो उसमें क्या होता है, जंप पोर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो इस वजह से वो एक डिसकॉन्टिन्यूस लेयर होती है। लेकिन जो इंटाइन होता है वो एक थिन कॉन्टिन्यूस लेयर होती है, ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी जंप पोर प्रेजेंट नहीं होता, जो कि किससे बनी होती है, सेलुलोज एंड पैक्टिन से बनी हुई होती है। जैसे एक्जीन स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई होती है, ऐसी इंटाइन सेलुलोज और पैक्टिन से मिलके बनती है। पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो उसके पास 2 सेल्स बचते हैं, मतलब जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा तो उसके पास कितने सेल बन जाएंगे, 2 सेल उसके पास बन जाएंगे। अब वो 2 सेल देखो कौन कौन से, एक बनता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा बनता है जनरेटिव सेल। अब देखो वेजिटेटिव सेल क्या होता है, आप नाम से देखो, जैसे वेजिटेबल्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी सी होती हैं, तो क्या है, ये बिगर होता है। वेजिटेटिव सेल क्या होता है, बिगर होता है, और इसमें वेजिटेटिव सेल है तो लॉट्स ऑफ फूड रिजर्व करता है, यानी कि अबंडेंट फूड रिजर्व करता है, और इररेगुलर शेप का इनका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब जनरेटिव सेल की बात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, स्मॉल होता है, एक बिगर है तो एक स्मॉल होगा, और ये फ्लोट किस में करता है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट करता है, क्योंकि ये तो इतू सा है, छोटा सा है, और पूरा बड़ा सा क्या है, वेजिटेटिव सेल है, तो ये उसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। और इसका न्यूक्लियस इर्रेगुलर शेप का नहीं होगा, इसका कैसे शेप का होगा, स्पिंडल शेप का इसका न्यूक्लियस होता है। अब एक फन फैक्ट देख लो,
जो 60% एंजियोस्पर्म्स होते हैं यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें जो पोलन ग्रेन होते हैं वो शेड एट 2 सेल्ड स्टेज, यानी कि वो डिहाइसेंस होके जब स्टिग्मा पे पहुंचते हैं तो वो 2 सेल स्टेज में होते हैं। यानी कि उनके अंदर कौन कौन से सेल होंगे, एक तो उसके पास वेजिटेटिव सेल होगा और एक कौन सा होगा, जनरेटिव सेल होगा। पर ये सिर्फ 60% एंजियोस्पर्म्स में होता है। इन दी रेस्ट यानी कि जो 40% बचे उसमें क्या होगा, जनरेटिव सेल जो होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे 2 मेल गैमेट्स में। ठीक है, यानी कि जो जनरेटिव सेल है वो 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड होकर 3 सेल्ड स्टेज वो बना लेगा। मतलब कि स्टिग्मा पे उतर के 3 सेल्ड स्टेज होती है, लेकिन उनकी पहले ही क्या हो जाएगी, 3 सेल्ड स्टेज वो हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं द फीमेल कंपोनेंट। मेल कंपोनेंट हमने पूरा ख़त्म कर लिया है, अब हमें बात करनी है सिर्फ और सिर्फ फीमेल की। तो पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसेक। ठीक है, तो अब हम इसमें पहले पिस्टिल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम कभी कभी इसको कार्पल भी बोल देते हैं। ठीक है, और मेगास्पोरेंजियम जैसे वहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम था, और एम्ब्रियोसेक जैसे वहाँ पे पोलन ग्रेन थे। तो अब देखो, सबसे पहले हम पिस्टिल या फिर कार्पल की बात करते हैं। तो पिस्टिल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे स्टेमिन में था फिलामेंट एंड एंथर, इसमें भी 3 तरीके के होते हैं, जैसे उसमें 2 टाइप्स के थे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया है। ठीक है, तो जिसमें ये जो पार्ट है ये क्या है, स्टिग्मा है। ये क्या होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ पे आके पोलन ग्रेन रुक जाते हैं, मतलब यहाँ पे आके वो लैंड करते हैं। ठीक है, अब जो ये बीच का पार्ट है जिसको हम स्टाइल बोलते हैं, ये इलोंगेटेड ट्यूब होती है, यानी कि स्टिग्मा और जो ओवरी है उसको कनेक्ट करती है और लंबी सी होती है ट्यूब। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी, जो कि ओवरी है और उसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट है। ये स्वेलन बेस होता है, यानी कि बहुत मोटा सा होता है, बल्ज्ड पार्ट होता है, जो कि ओव्यूल्स को कंटेन करता है, जो कि प्लेसेंटा से अटैच होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ करी है जो कि प्लेसेंटा है, और उसके अंदर ये जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं वो ओव्यूल्स हैं। आपको इनका डायग्राम एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल। ठीक है, तो अब ओव्यूल की बात करते हैं, जो कि एक एनाट्रोपस इन्वर्टेड है, यानी कि उल्टा है। सो थिंक ऑफ द ओव्यूल एज अ प्रोटेक्टिव कोकून फॉर द एग। मतलब जैसे ऐसे समझो जैसे एग के लिए जो प्रोटेक्टिव कोकून होता है ना, ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है ओव्यूल। तो इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो आपको दिखाती हूँ। तो पहला पार्ट देखते हैं फ्यूनिकल। तो ये कौन सी स्टॉक होती है, ये वो स्टॉक होती है जो कि ओव्यूल्स को प्लेसेंटा से अटैच करती है, उसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ हाइलम, जो जंक्शन जहाँ पे ओव्यूल फ्यूनिकल से जुड़ जाता है, मतलब जहाँ पे फ्यूज़ हो जाता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं हाइलम। नेक्स्ट इज़ इंटीग्यूमेंट्स, ये प्रोटेक्टिव आउटर कोट्स होते हैं जो कि आगे जाके सीड कोट बन जाते हैं। ठीक है, जिससे टेस्टा एंड टेगमेन। उसके बाद हम लोग माइक्रोपाइल की बात करते हैं। एक बहुत ही छोटी सी ओपनिंग होती है टिप पे, वेयर द पोलन ट्यूब एंटर, जहाँ से पोलन ट्यूब जो है वो एंटर कर जाती है ओव्यूल के अंदर। फिर हम चलाजा की बात करते हैं। ये चलाजा क्या होता है, ये मतलब ऐसे याद रखो, चलाजा यानी कि चलने के लिए। ठीक है, तो ये बेसल पार्ट होता है, यानी कि बेस वाला पार्ट होता है, जो कि माइक्रोपाइल से एकदम अपोजिट होता है। देखो इसमें जो जैसे हम लोग चलते हैं तो हमारा बेस क्या है, नीचे वाला बेस है, लेकिन ये इन्वर्टेड होता है, तो चलाजल एंड ऊपर होता है, एंड जो माइक्रोपाइल होता है या माइक्रोपिलर एंड होता है वो नीचे होता है, अगर हम इन्वर्टेड की बात कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं न्यूसेलस की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सेंट्रल मास होता है ऑफ न्यूट्रिशियस सेल्स, यानी कि मास होता है ये न्यूट्रिशियस सेल्स का। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, डेट इज़ मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे हमने मेगास्पोर बनना देखा था, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे क्या देखें, सॉरी माइक्रोस्पोर बनने को देखा था, ऐसे ही अब हम मेगास्पोर्स भी बनते हुए देखेंगे कि किस प्रोसेस से ये बनते हैं। तो हमने उसमें क्या करा था, सबसे पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल ने म्योसिस करी थी, फिर वो डिहाइड्रेट हुआ था और उसके बाद उससे हमें 4 पोलन ग्रेन्स मिल गए थे। यही सिंपल सा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था। लेकिन अब हम देखने वाले हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो अब हम इसको देखते हैं कैसे होता है। तो इस जैसे उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल थे, वैसे इसमें क्या होंगे, मेगास्पोर मदर सेल होंगे। ठीक है, तो हम इसे MGMC भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब इसमें मेगास्पोर मदर सेल जो होते हैं वो म्योसिस करते हैं और बन जाते हैं 4 मेगास्पोर्स। ठीक है, क्या बन जाएंगे, 4 मेगास्पोर बन जाएंगे। पर यहाँ पे भी ये डिप्लॉइड थे और यहाँ पे ये हैप्लॉइड हो जाएंगे। अब जब ये जो मेगास्पोर थे जो कि हैप्लॉइड थे, ये चारों मेगास्पोर क्या करते हैं,
इनमें से 3 तो डीजनरेट कर जाते हैं, यानी कि हमें यहाँ पे डायरेक्टली कितने मिल गए थे, 4 मेगास्पोर्स मिल गए थे। ठीक है, अब उसमें तो क्या था, पोलन ग्रेन्स का सीन क्या था, चारों पोलन ग्रेन्स आराम से थे, 1 से 4 बन गए, ख़त्म। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, 1 से 4 बन तो गए, लेकिन 3 क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं, और सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। यानी कि यहाँ पे एक मेगास्पोर मदर सेल से सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। ठीक है, अब देखो, द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो सेक फ्रॉम अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर को ही हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। बहुत बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता क्या है, तो बच्चे पढ़ के जाते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, और मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट उन्हें समझ में ही नहीं आती ये होता क्या है। जब एक फंक्शनल मेगास्पोर से सिर्फ एक एम्ब्रियो सेक बनता है, उसी प्रोसेस को हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोल देते हैं। तो आप मेगास्पोरोजेनेसिस समझा देना, और एम्ब्रियो सेक कैसे बन गया एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से, वो समझा देना। ठीक है, एंड दैट्स योर मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब हम बात कर लेते हैं दी एम्ब्रियो सेक, जो कि इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है। तो द एम्ब्रियो सेक, ठीक है, अब जब हमारा एम्ब्रियो सेक भी बन के तैयार हो गया है मेगास्पोर से, तो अब ये क्या है, एम्ब्रियो सेक क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है, जैसे वहाँ पे मेल गैमेटोफाइट था, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली 3 टाइम्स। ठीक है, तो देखो, जो मेगास्पोर होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है 3 बार माइटोटिकली। अब तुम देखो, मियोसिस होता है तब तो क्या होता है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन जाता है, लेकिन माइटोसिस होता है तो डिप्लॉइड का डिप्लॉइड ही रहता है। तो ये क्या करता है, 3 बार तो माइटोसिस कर लेता है, जिससे क्या बन जाता है, 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, यानी कि 8 तो क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस हो जाएंगे, और 7 सेल का स्ट्रक्चर बन जाएगा 3 बार माइटोसिस करने से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी में इसका एक बहुत अच्छे से डायग्राम भी दिया हुआ है। ठीक है, आपको सिर्फ मेन वाला डायग्राम पढ़ना है, उसके अलावा पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो अब इसका लेआउट देख लेते हैं कि भाई किस तरीके का होता है वो। तो आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे साइड में एक रफली डायग्राम बना दिया है, जिससे कि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो इसमें क्या होता है, माइक्रोपिलर एंड होता है, और एक होता है चलाजल एंड। ठीक है, तो ये जो चलाजल एंड होता है ये वाला होता है, और जो माइक्रोपिलर एंड होता है वो ये वाला होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये थोड़ा सा उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है, तो ये चलने वाला ऐसे समझो, जो बेसल पार्ट है ये ऊपर होता है। ठीक है, तो चलाजल एंड ऊपर है, और जो माइक्रोपिलर एंड है वो ये नीचे वाला है। ठीक है, तो माइक्रोपिलर एंड, जिसको हम एग एपेरेटस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें एग सेल प्रेजेंट होता है, जो कि ये, तो ये जो एग एपेरेटस है जहाँ पे मैंने एरो करी है, ठीक है, तो इसको हम, ये एग सेल होता है। ठीक है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, एग एपेरेटस बोलते हैं। जिसमें ये जो 2 दिख रही हैं ये क्या होती है, सिनर्जिड्स होती हैं, और जो एक उसके ऊपर है ये एग सेल होता है। ठीक है, और सिनर्जिड्स के ऊपर क्या होती है, फिलीफॉर्म एपेरेटस होता है, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये क्या करता है, पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम करती है फिलीफॉर्म अपैरेटस, जो कि मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, और इसमें क्या होता है, एक एग सेल प्रेजेंट होता है। तो सिनर्जिड्स का काम होता है पोलन ट्यूब को गाइड करना, उधर फिलीफॉर्म अपैरेटस भी प्रेजेंट होता है, और एक एग सेल भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं चलाजल एंड की, जो कि ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 3 एंटीपोडल सेल होता है, जो कि आपको दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेंटर की। तो सेंटर में देखो ये प्रेजेंट होता है, ये क्या है, एक लार्ज सेंट्रल सेल है, जो ये आपको दिख रहा है ना, तो इसको ही हम बोलते हैं लार्ज सेंटर सेल, जो स्पेस बच रहा है। ठीक है, उसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई कंटेन होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा पार्ट 1 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने हर चीज़ बहुत ही डिटेल में समझी है। अगर आपको डायग्राम भी बहुत अच्छे से समझना है तो मैं उसकी भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगी। तो अब हम पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो में इन्फॉर्मेटिव लगी हो और इजी टू अंडरस्टैंड लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज़।